वेबसेक और यूपीएसआई के लिए जो हिंदी के रिवीजन करने हैं वो हमको पर डे एक टॉपिक रिवीजन करा जाएगा। इस विषय सूची से मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और रिवीजन करने के लिए। तो विषय सूची हमारी ये है कि जिसमें विषय सूची में हमारा वो टॉपिक दिए गए हैं। पहला है हमको हिंदी वर्णमाला का रिवीजन करेंगे जो कि 2 पन्ने हैं, और आज विराम चिन्ह 3 से 4 या 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, हिंदी वर्णमाला एंड विराम चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केवल उन्हीं का ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला पहला क्वेश्चन है ए उच्चारण में डैश डैश की सहायता ली जाती है। तो ए का उच्चारण करने में के लिए हमें कंठ और तालु का ही यूज करते हैं। जैसे ए के उच्चारण में कंठ आ जाता है और हमारा तालु आ जाता है, क्योंकि ए जो बना है आ और ई से बना है। तो ये हमारा आ हो गया कंठ का, ई हो गया तालु का, तो दोनों मिला के कंठ और तालु से हम इसका आंसर लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग जो अक्षर हमारा है वो ई और ई नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग करते हैं। तो री की मात्रा का उपयोग करने के लिए जिसमें इसमें दिया गया वृष्ट में, इसमें छोटा ऊ की मात्रा दिया गया है, तो हमारा इसमें वृष्ट में, क्योंकि री की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, नीचे ऐसे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के क्रम के आधार आता है। तो ये छा जो है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त में का और अतः का और सा ऐसे लिखा जाता है। तो का के बाद इसका वो आएगा, तो कर्ण का के बाद इसका क्रम आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा जाएगा ओष्ठ। जो प फा ब भ म ये है वो किसके बाद किससे उच्चारण करते हैं, इसका ओष्ठ से। ओष्ठ व्यंजन है ये, ओष्ठ व्यंजन है प वर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है इसी के, क वर्ग जो आता है कंठ से आता है, तालु से आता है च वर्ग आता है, मूर्धन्य जो आता है ट वर्ग से आता है, ओष्ठ में क्या आता है प वर्ग आता है। फिर छठा क्वेश्चन कहता है निम्न में से री क्या है। री हमारा क्या है, स्वर में आता है। री किस में आता है, स्वर में आता है। आ ई उ री ये स्वर में आते हैं। जो बड़ा छोटी जो बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ ये सब हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। सातवां क्वेश्चन जो हमारा है कि इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। अब दंत में कौन कौन से व्यंजन आते हैं हमारे, दंत का जो हमारा अक्षर आ जाता है जैसे के, उसके बाद टी, के टी एम द ओ ये होते हैं द ओ। तो कैसे का वर्ग आ गया, इससे चा वर्ग आ गया। म ये मूर्धन्य क्या हो गया, ये टा वर्ग आ गया। द वर्ग में आ गया के क च ट त प। द वर्ग में हमारे कौन से आ गए, ओष्ठ में आ गए प फ ब। तो ता में कौन दंत में क्या आ जाएगा, त थ द ध न। तो ता वर्ग में कौन सा है, त थ द ध न। ये हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ और सही है। अब आते हैं सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा। कंठ वर्ग में जो हमारा आता है का खा गा घा अंगा, ये हमारा आ गया का वर्ग। फिर क्वेश्चन आ गया कौन सा वर्ड पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर में कौन सा आता है, यही पंचमा अक्षर में ये इतने वर्ड आते हैं। तो पंचमा अक्षर में हमारा क्या हो गया, माँ हो गया हमारा। ब्राह्मी लिपि में उसे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के 5वें वर्ण समूह में पंचमा अक्षर कहते हैं। देवनागरी में इसे अड़ा, इया, अड़ा, न और म ये 5 अक्षर में आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन में कौन सा ऑप्शन आता है हमारा, एक मिनट। ऊष्म व्यंजन में जो हमारा आएगा, ऊष्म व्यंजन में जो हमारा, एक मिनट बस हो गया, अब हो जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन जो हमारा आ गया, कौन सा क्वेश्चन था ये 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा व्यंजन ऊष्म है, ऊष्म में जो हमारा व्यंजन आ जाएगा हा, स और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हा। क्वेश्चन देखिए स ह हा, ये चारों हमारे किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में। फिर अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से कौन कौन से होंगे हमारे, ज वर्ग। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ज। च वर्ग का उच्चारण स्थान च छ ज झ। ट वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग को दंत बोलते हैं, प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ज, जो कि कौन सा व्यंजन है, तालु व्यंजन। इसको हटा लेते हैं पहले, एक मिनट। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कंठ का स्थान कौन सा है, का वर्ग में आते हैं कंठ में। तो कंठ में का वर्ग में कौन सा स्थान आ गया, गा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से कौन किसके बिना कोई व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है? तो हम जानते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जो हमारी ला है वो हमारी कौन सी व्यंजन? पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी है? पार्श्विक। हमारा जो ला है वो कौन सी ध्वनि है? पार्श्विक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। या रा ला वा, ये अंतस्थ के व्यंजन है। रा लुंठित व्यंजन में आता है, क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो हमारी जीभ अड़खड़ाती है। ला कौन सा है? पार्श्विक ध्वनि में आती है। ला कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि में। 14 नंबर क्वेश्चन, घ घ अण त त, ये इसमें कितने अघोष व्यंजन? इसमें कितने अघोष व्यंजन है? तो इसमें हमारा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? 2 अघोष व्यंजन है, क्योंकि अघोष व्यंजन त और ठ है। त और ठ जो हमारा है वो अघोष है, क्योंकि ये हमारा पहला, तीसरा, पांचवा ये होते हैं। पहला, इसमें देखिए, अघोष व्यंजन स्वर तंत्री में कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी और नहीं होती। हिंदी वर्णमाला के वर्गों में पहले 2 व्यंजन, तो पहला और दूसरा जो व्यंजन आते हैं वो हमारे कौन से व्यंजन आते हैं? अघोष व्यंजन। पहले और दूसरे जो व्यंजन हैं वो अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ये हमारे व्यंजन कौन से? सघोष होते हैं। तो अघोष व्यंजन क ख च छ त थ ट ठ प फ, ये अघोष, यानी याद रखेंगे जितने वर्ग हैं उसमें पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो हमारा अघोष व्यंजन है। अब आते हैं तालव्य व्यंजन। महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये महाप्राण में कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण और अघोष में कौन से आते हैं? पहला और दूसरा। तो दूसरा कॉमन है, तो दूसरा वर्ड हम देख लेंगे कौन सा है जो हमारा महाप्राण में आएगा। तो दूसरा वर्ण कौन सा है? च छ, ये हो जाएगा ज झ। तो इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छ। तालव्य व्यंजन के में वे होते हैं जिनके उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है। तालु से संघर्ष करना पड़ता है, यानी ई, बड़ी ई, च छ, ज झ, इया, य स। हमारा जो महाप्राण की जो ध्वनि है वो कौन सी हो जाएगी? छ। अब देखिए घोष पूछा है। घोष पहला दूसरा होता है अघोष, सॉरी मैं बता नहीं पाया, अघोष। और इसमें घोष पूछा है, तो घोष कौन सा हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। और हमारा जो क्या नाम है कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो हो जाएगा घोष हो जाएगा। और महाप्राण में आते हैं चौथा, पांचवा, तो हमारा ये कॉमन है। चौथा वर्ड देख लिए, तो जहाँ इसका हमारा राइट आंसर हो गया जा। अब अगले क्वेश्चन, अच्छा यहाँ भी देख लेते हैं महाप्राण के कुछ। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनमें मुख्य से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। व्यंजन वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो ख ग च छ ये हमारा देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ण महाप्राण हैं। अब आता है 16 को नंबर क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण, देखिए मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। तो अघोष के लिए मैंने क्या होता है? पहला और दूसरा। अल्प प्राण में कौन से आते हैं? पहला और तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण आते हैं। तो कॉमन क्या दिखा? पहला वर्ड दिख रहा, ठीक। तो पहला वर्ड कौन सा है हमारा? ट वर्ग। पहला कौन सा दिख गया? ट। अब देखिए मूर्धन्य देख पढ़ लेंगे कि मूर्धन्य किसे? मुख के भीतर तालु और ओष्ठ के बीच कठोर भाग को मूर्धा कहते हैं। तालु और ओष्ठ के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तालु और ओष्ठ के बीच के भाग को। ट ठ ड इत्यादि का उच्चारण यही है। वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर में कंपन आता है अघोष कहलाते हैं। स्वर यंत्री में क्या आते हैं? कंपन आते हैं। ये हो गया। प्रत्येक व्यंजन का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। अल्प प्राण क्या कहता है? अल्प प्राण व्यंजनों को बहुत कम वायु के साथ बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 135 याद करेंगे। 135 याद करेंगे अल्प प्राण। अब अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूर्धन्य अल्प प्राण घोष। देखिए क्या है? मूर्धन्य है, अल्प प्राण है और घोष। तो मूर्धन्य किसे कहते हैं? यानी जो हमारा ट वर्ग है यही इसी का आंसर होगा। ट वर्ग का आंसर है, और ट वर्ग में ये नहीं है, ये नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 का अल्प प्राण कह रहा है, तो 1 3 5 ये हमारे अल्प प्राण है। तो अब ड जो आंसर है वो तीसरा होता है। ट ठ ड, यानी तीसरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए कंठ होना चाहिए, कंठ में का वर्ग आता है? आ आता है। तो ये हमारा कंठ वर्ग में आ गया महाप्राण हो। महाप्राण का मतलब क्या होता है कि 2 और चौथा ये हो हमारा महाप्राण, दूसरा चौथा वर्ड हो। तो हमारा जो ये ख वर्ग आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा घोष हो। घोष के लिए क्या कंडीशन है? घोष भी कह रहा है, घोष के लिए कंडीशन है हमारा कि तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो। तो ना ख होगा, ना क होगा, ना अंगा होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। तो कंठ वर्ग में का वर्ग आते हैं, महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चौथे वर्ग आते हैं। उसमें व्यंजन में स स हा आता है। तो हंठ हा भी हमारा कंठ है और घोष वर्ग भी है, ये याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का व्यंजन का उदाहरण जो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ठा, ठा हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कंठोष्ठ मतलब कंठ भी हो और क्या हो, ओष्ठ भी हो। तो ओष्ठ व्यंजन में प फ आ गया, कंठ में आ गया, क वर्ग में आ गया, लेकिन न क वर्ग का व्यंजन होगा न प वर्ग में होगा, यानी कुछ अलग ही होगा। तो कंठ ओष्ठ में हमारा जो आता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औ, ये हो जाएगा। ये तालु का है, कंठ और तालु, ये ए, लेकिन जो औ होता है हमारा वो कंठ होगा और ओष्ठ होगा, कंठ ओष्ठ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन करें, इसमें से किस शब्द में री की मात्रा है? री की मात्रा कहाँ पे है? वृष्टि में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए वृष्टि है ना, री की मात्रा। 22 नंबर क्वेश्चन, कंठ अल्प प्राण और व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? देखिए कंठ हो और अल्प प्राण हो, तो कंठ और अल्प प्राण में कौन सा हो जाएगा? अल्प प्राण में क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारा राइट आंसर कौन सा दिख रहा है? गा। तो कंठ का हो गया कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, और का वर्ग का होगा ये 1 3 5 अल्प प्राण में आता है, तो का वर्ग का अल्प प्राण में तीसरा व्यंजन, गा आंसर राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, ओष्ठ अल्प प्राण। अब देखिए ओष्ठ कह रहा, ओष्ठ में हमारा आ गया पा वर्ग, अल्प प्राण कह रहा है यानी तीसरा 1 3 5। अब पा वर्ग में 1 3 5 में कौन सा है? पा वर्ग में पहला है पा, अच्छा घोष भी कह रहे हैं, घोष करने के लिए क्या कहता है? दूसरा घोष में कौन कौन से बढ़ाते हैं? तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी पा वर्ग में तीसरा, चौथा, पाँचवा में जो दिखेगा वही हम लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाँचवा आंसर ये बा, क्योंकि ये दूसरा है, ये पहला है, और तीसरा, चौथा, पाँचवा आंसर वो दूसरे वर्ग का होगा, तो राइट आंसर क्या हो गया? बा। अब राइट आंसर, अब 24वां नंबर क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान इनमें से किस कौन सा है? सा वर्ग का, सा का उच्चारण स्थान। अब सा का उच्चारण का स्थान कौन सा हो जाएगा? तालु। तालब व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, सा, ये सब किस में आ जाएंगे? तालब व्यंजन में आ जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं तलव्वी सा। इसका कैसा कहते हैं? तलव्वी सा कहते हैं इसको। अब देखिए 5वां नंबर कौन, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है? उस व्यंजन में हमारा हा आता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हा। हिंदी वर्णमाला में 4 उस व्यंजन है, स, स, ह, ये याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से उस व्यंजन है? स, तलव्वी सा, षटकोण वाला सा और हाँ, ये हमारा कंठ से बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। 26 नंबर क्वेश्चन, ग ज छ त, तालब महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? इसमें कह रहा है कि तालब के हों और महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से कोई वर्ण तालब से नहीं बोल, महाप्राण तो है लेकिन इसमें कोई तालब से नहीं बोला जाता, ये तालब महाप्राण के 0 वर्ण। दंत वत्स महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? अब देखिए दंत भी वत्स, ये एक नया वर्ड है, इसके एक वर्ड केवल है इसमें, वो याद करेंगे कि वत्स में जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वत्स व्यंजन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो धा आ जाएगा। धा, धा एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जो वत्स में आ जाता है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धा। देखिए दंत वत्स महाप्राण के घोष वर्ड जिनका उदाहरण धा है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओष्ठ और दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा? देखिए ओष्ठ व्यंजन और दीर्घ स्वर, तो ऊ नहीं होगा ये, क्योंकि हर्ष स्वर में आता है, बड़ा ऊ हो जाएगा जो ओष्ठ व्यंजन का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊ और ओ। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? दंत ध्वनि में आते हैं हमारा के टी एम द, यानी ये हो जाएगा क, ये वाला ट, ये च, और ये कौन सा हो जाएगा? त, थ, द, ध, न। यानी क्वेश्चन हमारा कौन सा था? दंत ध्वनि कौन सी है? तो ता वर्ग की ध्वनि में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अब दंत कौन सा है? त, थ, न, ये एक ही वर्ग के हैं, हमारा टा नहीं होगा क्योंकि हमारा मूर्धन क्या हो जाएगा? तो ट वर्ग हमारा ये हो गया राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, यार अलावा सा किस वर्ग के व्यंजन है? ये हमारे कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। यार अलावा सर, 4 वर्ड आते हैं यार अलावा। अब आते हैं क्वेश्चन, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द मतलब किसमें विकार उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं विकारी शब्द, जिसको हम जैसे लड़का से लड़की बन सकते हैं, ये विकारी शब्द है ये हमारा। बाकी यथा को नहीं चेंज कर सकते हैं, आज को नहीं चेंज कर सकते हैं, परंतु को नहीं चेंज कर सकते, लड़का लड़की को चेंज कर सकते हैं, तो लड़का से लड़की बना दिए, लड़कपन बना दिए, या कोई चीज़ कर दिए, तो हमारी हो जाएगी विकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन संभव हो उसे कहते हैं विकारी शब्द। क्वेश्चन आ जाएगा ओष्ठ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो, घोष भी है। चलिए एक बार नंबरिंग करते हैं कौन कौन से। ये अल्प देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में हमारे आ जाते हैं पावर्ग, ओष्ठ में आ गए। अल्प प्राण में कहते हैं कि 1 3 5 ये हमारा अल्प प्राण हो गया। घोष वर्ण के लिए कहते हैं कि हमारा कौन कौन सा हो? घोष वर्ण में कौन कौन से हैं? तीसरा, चौथा और
5 ये आ गया हमारे घोष वर्ड में। अब इसका राइट आंसर लगाएंगे, कौन सा हो जाएगा, बा, क्योंकि प फ बा, यानी ये तीसरा आ गया, ये माँ घोष भी है, ये अल्पप्राण भी है और ओष्ठ भी है, ब पावर का भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा घोष, प वर्ग में घोष, प वर्ग में कौन कौन, प वर्ग हमारा कौन सा आता है, ओष्ठ में आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों विराम चिन्ह पे आते हैं, एक टॉपिक और खत्म करते हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए पहला हम विराम चिन्ह का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है विराम चिन्ह में काक पद का उपयोग कब होता है। देखिए काक पद का उपयोग तब होता है जब छूटे हुए अंश के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, काक पद का उपयोग छूटे हुए अंश के लिए होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। आधा रुकने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, आधा रुकना, मतलब कि यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकने के लिए है, ये आधा रुकने के लिए मतलब क्या होता है, बी ऑप्शन, इसे कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। क्या कहते हैं, अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। अल्प विराम को कहते हैं थोड़ा रुकना, ये अल्प विराम, ये है अर्धविराम, आधा रुकने की बात कर रहा है। तो आधा रुकना, पूर्ण विराम मतलब पूरा रुकना, विस्मयादिपद मतलब भाव का द्योतक। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखिए पूर्ण विराम का ये एग्जाम्पल है, सही है। अल्प विराम का ये एग्जाम्पल है, सही है। योजक चिन्ह का ये एग्जाम्पल है, नहीं, ये नहीं। योजक चिन्ह का एग्जाम्पल ये होता है जो से माता और पिता लिखते हैं, तो हमारा ये जो है ये योजक चिन्ह में आता है। तो उद्धरण चिन्ह सुमेलित नहीं करता है, ये यही है, ये हमारा उदाहरण चिन्ह सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चौथा नंबर क्वेश्चन, उपविराम शब्द का प्रयोग, उपविराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है। उपविराम, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपविराम। उपविराम का मतलब होता है कि सही तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग जो मिश्र बंधु में गणेश यहाँ पे कॉमन नहीं लगा है, गलत हो गया। मिश्र बंधु में तीन है, तो गणेश बिहारी यहाँ पे नहीं लगा है। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, सुखदेव बिहारी, मिश्र बंधु 3 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये विवरण चिन्ह का है, ये उपविराम का मतलब है विवरण। तो इनमें से जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उपविराम 3 है, जैस कौन कौन से, 1, 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक मिनट दोस्तों, गलत हो गया शायद, इसका उपविराम पूछा है। उपविराम का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये विवरण चिन्ह का होता है, लेकिन ये हो जाएगा हमारा उपविराम। दोस्तों गलत हो, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो गया। राइट आंसर जो हो जाएगा बी, तो अर्धविराम की चिन्ह ये हो जाएगा, अल्पविराम ये हो जाएगा, पूर्ण विराम ये हो जाएगा, विवरण चिन्ह ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धविराम, यानी मिश्र वाक्यों में संयुक्त वाक्यों में प्रयोग करने के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। अर्धविराम का एग्जाम्पल ये है। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। अब अर्धविराम का चिन्ह कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। एक बार पूरा, पाद चिन्ह ये होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, संयोजन चिन्ह ये हो गया, उपविराम ये हो गया, लाघव चिन्ह, ये देखिए उपविराम का एग्जाम्पल ये है, लाघव चिन्ह ये है, लोप चिन्ह ये है, जब कोई पद लोप होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति ये है, हंस पद ये है। सातवां नंबर क्वेश्चन, जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है तो संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इस शब्द में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन आ गया, जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है तो हमारा कौन सा विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। और 9वां नंबर क्वेश्चन, इनके में से योजक चिन्ह कौन सा। योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये जो दो पदों को जोड़ता है उसे कहते हैं योजक चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह, देखिए और बड़ा कर देते हैं इसको क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह हमारा कौन सा हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह। देखिए निर्देशक ये योजक चिन्ह जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जैसे कि कोई चीज़ लिखे जैसे छोटी लिखे और ये लिखे, तो ये योजक चिन्ह नहीं हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई थी, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। उचित विराम चिन्ह यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम। ये जो हमारा चिन्ह यहाँ प्रयोग करेंगे यहाँ पर हो जाएगा अल्प विराम, यहाँ यूज किया जाएगा अल्प विराम। अर्ध विराम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे छोटा विराम यानी अल्प विराम। रामू के बाद अल्प विराम का प्रयोग, रामू के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखे रामू जो क्या है, बड़ा खिलाड़ी है,
रामू कॉमा जो बड़ा खिलाड़ी है उसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक समान अधिकरण, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होगा वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये भी पता है, विस्मयादिबोधन का कौन सा है? वो विराम का ये होता है, पूर्ण विराम का ये होता है और विस्मयादिबोधक का ये होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा प्रयुक्त होता है? देखिए, विस्मयादिबोधक जो वाक्य रहते हैं उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन मार्क ये लगता है, और प्रश्नवाचक में लास्ट में ये लगता है, तो लेकिन बाकी सब में पूर्ण विराम लगता है। बाकी सभी के लास्ट में कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है? यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लगेगा? ये हमारा हो जाएगा विस्मयादिबोधक, यहाँ पे लगना चाहिए आहा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो संबोधन विस्मयादिबोधक शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? देखिए, इसमें कौन सा जो जहाँ पे MABED है दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया, दोनों अलग अलग, यहाँ ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ MM में ये डॉट नहीं था। MA अलग एब्रिविएशन है, BED अलग एब्रिविएशन है। 17 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कल रुकना होता है वहाँ किस विराम का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अल्प विराम भी होता है और विराम भी होता है, लेकिन अल्प विराम दिया नहीं है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अर्ध विराम। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह कौन सा है हमारा? जो समान हो, इसका ये कहते हैं बराबर। समानता सूचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये राइट नंबर A। 19 नंबर क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? जहाँ समान अधिकरण का प्रयोग हो वहाँ पर, जहाँ पर हल्का रुकना हो वहाँ पर क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अर्धविराम चिन्ह ये हो गया, विस्मयादिबोधक ये हो गया, पूर्ण विराम ये हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, विवरण चिन्ह जो होता है वो तो एक्सप्लेन करने के लिए होता है, लेकिन कोई कठिन शब्द है जिसको स्पष्ट करना होता है, जैसे हम लोग कोई छोटा ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और सफीला कोष्ठक ये हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहेंगे हम लोग? अर्धविराम चिन्ह कहेंगे, अर्धविराम चिन्ह कहेंगे। तो दोस्तों, 2 टॉपिक हमारा आज का ख़त्म हो गया है, यानी हमने 2 टॉपिक विराम चिन्ह और पहला वर्णमाला, ये 2 टॉपिक का प्रैक्टिस कर लिए हैं। इस पर हम टिक लगा देते हैं इसी PDF पे कि 2 टॉपिक हमारा आज का ख़त्म हो गया है। अब कल 2 टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय और संधि, ये 2 टॉपिक कल हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह हमारे साथ जुड़िए, और जिससे कि आपकी भी रिवीजन हो जाए और आपके भी पेपर अच्छे से दे लें आप लोग। चलिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।